हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 12th बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है, या फिर जो अभी 12th क्लास में है और मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी है, तो सोच रहे हैं कि मतलब अब क्लास 12th के बाद करियर कौन सा करियर ऑप्शन चुने जिससे जिसमें अच्छा खासा फ्यूचर का डेवलपमेंट हो और जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, सैलरी अच्छी खासी हो, ठीक है, जिसमें करियर इंप्रूवमेंट भी कर पाएँ। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है लेकिन उन्हें नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर क्लास 12th में बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना तो एक परंपरा है, लेकिन नहीं। मैं आपको ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिनमें आप बिना नीट एग्जाम के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छे करियर फील्ड है, मतलब ऐसे जिनमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और साथ ही साथ सैलरी जो है वो भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉपर सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऑल इंडिया में होने वाले जो ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, नर्सिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या मेडिकल फील्ड या मेडिकल करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिन भी करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनमें पहले नंबर पर जो है वो है फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आपने मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, जिन्हें पता है इस बारे में तो मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट वगैरह होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह के पास जाते हैं, या फिर मतलब जिनका पैर वगैरह टूट गया है किसी एक्सीडेंट में, मतलब हाथ वगैरह में मोच वगैरह कुछ आ गई है, जिससे उनके जो बॉडी का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आपने देखा होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया जाता है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी का मूवमेंट है वो बेसिकली वापस आ जाता है और बॉडी पहले की तरह ही अच्छे से मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन जो डॉक्टर जो वर्क करते हैं इसमें उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट मतलब जो करियर है उसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो बीएससी इन फिजियोथेरेपी एक कोर्स होता है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि 4 साल का होता है। ठीक है, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ठीक है, बीएससी इन फिजियोथेरेपी इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो मैंने आपको बताया जैसा कि 4 साल की होती है। ठीक है, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है फिजियोथेरेपी के लिए उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी प्राइवेट जो फिजियोथेरेपी के लिए कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं और बीएससी इन फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर पर जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, और उनकी जो मतलब हाई पेइंग जॉब्स होती हैं काफ़ी। मतलब अगर आप गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उनमें भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड्स आप फैमिलियर नहीं हो, जिन स्टूडेंट्स को पता है उनको ठीक है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, बीएससी इन साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, या फिर जो क्लिनिक प्राइवेट वगैरह है उनमें काउंसलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो मतलब थोड़ा परेशान है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उनके लिए आपने देखा होगा कि वो काउंसलर के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये वही जॉब है कि जो काउंसलर्स होते हैं जिन्होंने मतलब साइकोलॉजी में डिप्लोमा या फिर जो ग्रेजुएशन वगैरह जो है वो कंटिन्यू की होती है। ठीक है, तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी जो है वो भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आप मेनली इस तरीके के फील्ड में वर्क कर सकते हो। एज ए काउंसलर वर्क कर सकते हो, एज ए करियर काउंसलर वर्क कर सकते हो। जो लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है स्टडी वगैरह को लेकर, जो डिप्रेस काफ़ी हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए काउंसलर्स हायर किए जाते हैं। तो अगर आप बीएससी इन साइकोलॉजी कंप्लीट कर लेते हो तो आप इन सभी फील्ड में वर्क कर सकते हो। ये मेनली अब ना ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इस जॉब को कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज काउंसलर्स के लिए निकलती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में हायर किए जाते हैं काउंसलर्स को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक करियर ऑप्शन है जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी इन फार्मेसी। फार्मेसी जैसे आपने देखा होगा कि जो बीएससी इन फार्मेसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसको जो कॉमन आम भाषा है उसमें बी फार्मा के नाम से कंसीडर किया जाता है, तो जब ये पर्सन जो है वो बेसिकली जब ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लेते हैं और इनकी जो ग्रेजुएशन वो कंप्लीट हो जाती है तो वो एज ए फार्मासिस्ट प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो कोर्स ड्यूरेशन इस मतलब ये डिग्री की होती है वो 3 साल की होती है। उसके बाद आप एज ए फार्मासिस्ट या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब वैकेंसीज निकलती है उनमें काम कर सकते हो, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी क्लिनिक्स वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जो मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर होती हैं, उन फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा असिस्टेंट वगैरह की ज़रूरत होती है, एज ए फार्मासिस्ट भी आप जॉब कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको प्राइवेट सेक्टर पर ही इसमें जॉब मिलेगी, आपको गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज इस फील्ड में बहुत ज़्यादा निकलती
निकलती है। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी देख लें तो एक साल में मतलब लगभग 1 या 2 बार जो एज ए फार्मासिस्ट के लिए जो वैकेंसी होती है वो निकलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना अच्छा लग रहा है, मेडिसिन के बारे में जानना अच्छा लग रहा है, मेडिसिन को पढ़ना, मेडिसिन किस तरीके से प्रिपेयर हुई, उनकी क्या क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, उनके क्या क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इन सभी के बारे में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। इसी लिस्ट में 4th नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि किसी भी शहर वगैरह में या जो सिटीज़ वगैरह हैं उनमें एक अलग एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल होता है, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर के नाम से कंसिडर किया जाता है, जो मेनली जो एनिमल्स वगैरह हैं जैसे कैट है, डॉग है, इन सभी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनकी जो भी डिसीज़ वगैरह हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, उनको मतलब डायग्नोज करना कि उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये सभी जो करते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स के नाम से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आप एज ए वेटनरी डॉक्टर वर्क करना चाहते हैं या आपको जो एनिमल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार है कि भाई मैं जो एनिमल्स वगैरह उनको ट्रीट करूँ, उनकी देखभाल करूँ, उनको किस तरीके से मतलब क्या प्रॉब्लम है ये सभी ट्रीट करूँ, तो आप एक वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज जो होती है वो निकलती ही रहती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो प्राइवेट जो एनिमल्स की जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो एनिमल्स के क्लिनिक वगैरह हैं उनमें जॉब कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो होता है वेटनरी BSc इन वेटनरी साइंस में उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। उसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 4 साल की होती है। ठीक है, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ठीक है, इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं BOT यानी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि BOT क्या होता है उनको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो मतलब जो मेंटल सेंटर्स वगैरह होते हैं जहाँ पर बेसिकली जो मेंटली मतलब थोड़े से रिटार्ड पेशेंट वगैरह होते हैं, मेंटली कमज़ोर पेशेंट होते हैं, या फिर जो मतलब अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ से तंग आकर जो थोड़े से मतलब नॉर्मल लाइफ से थोड़े से डिविएट हो जाते हैं, उन पेशेंट्स वगैरह को रखा जाता है। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं या फिर जो मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह उनमें रखा जाता है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी ट्रेनिंग वो किस तरीके से मतलब रह रहे हैं, उनकी हेल्थ में किस तरीके से सुधार आ रहा है, वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये सभी जो है ना जो पर्सन जो करते हैं उनको बेसिकली वहाँ के मतलब BOT डॉक्टर्स के नाम से कंसीडर किया जाता है। और इसके लिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम है BOT यानी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आप इस कोर्स के दौरान ये सीखते हो कि किस तरीके से उन पेशेंट जो भी मेंटली रिटार्ड पेशेंट हैं उनकी किस तरीके से देखभाल करनी है, कैसे उनका जो बिहेवियर चेंज हुआ या फिर उनका जो हिस्ट्री क्या रही, उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो इसके लिए भी करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है। गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी गवर्नमेंट जो मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह उनमें भी वैकेंसी निकलती है तो आप वहाँ जॉब कर सकते हो, और नहीं तो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी जॉब वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर आप मेनली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो BOT का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करवाते हैं, तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और BOT यानी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ग्रेजुएशन ड्यूरेशन है मतलब टोटल ये 3 साल में कंप्लीट हो जाती है डिग्री। ठीक है, इसी लिस्ट में 6 नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं BMLT। ये जो फील्ड है अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बताने वाली हूँ। BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है तो मैं बताने वाली हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर जो एक लैब होती है जहाँ पर आपके जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं मतलब जो उन टेस्ट वगैरह को परफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से कौन सा टेस्ट लगाया गया है, क्या किया गया है, किस तरीके से सैंपल वगैरह यूज़ किए गए हैं, तो ये सभी जो पर्सन मतलब करते हैं उनको मेनली लैब टेक्नीशियन के नाम से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन की भी एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है जिसको BMLT के नाम से यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो आप ये जो ग्रेजुएशन है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी जो ग्रेजुएशन की ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है। ठीक है, जिसमें मेनली आपको टोटली ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो टेस्ट वगैरह हैं कि जो डिफरेंट डिसीजेस के लिए जो डिफरेंट टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, सैंपल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी वगैरह है वो आपको करवाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा मेनली इसके लिए भी इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम में नहीं पार्टिसिपेट करना है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। रही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें एक साल में लगभग 2 बार वैकेंसीज आती है लैब टेक्नीशियन की। तो अगर आप इस फील्ड में भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर पे भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल्स हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी तो लेबोरेटरी सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे उसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरी सेंटर्स हैं जहाँ पर सिर्फ टेस्ट वगैरह ही जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी वर्क कर सकते हो एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन।
ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने जो करियर ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, ये वो करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप बिना नीट एग्जाम के पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिनमें अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। मतलब इनमें एक तो आपको क्या है कि नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना है, दूसरा क्या है कि आप इसमें क्या होता है कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट कॉलेज में अपने जो ग्रेजुएशन उसको कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट किसी प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। और ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो जितनी भी है ना, ये मेनली स्किल्स पर डिपेंडेंट है। स्किल्स में डिपेंडेंट का होने का मतलब है कि आप जितना अच्छा उस फील्ड में सीख लोगे तो उतना ज़्यादा आप मतलब आपके लिए करियर ऑप्शंस खुलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए लैब टेक्नीशियन की जो जॉब है, आप जितना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख लोगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा खुद के लिए बढ़ेंगी। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर पे वर्क कर सकते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है। होप सो दोस्तों आज का जो वीडियो में मैंने जो भी करियर ऑप्शंस के बारे में बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, किसी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें। और प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कीजिए कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन कीजिए। मैं उसका आंसर जैसे ही मैं कमेंट देखूंगी मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।